हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वीएससीपीआर थ्योरी का केस नंबर 2 स्टडी करेंगे। इस केस में हम बात करेंगे उन मॉलिक्यूल्स की जिनके पास बॉन्ड पेयर होते हैं और साथ ही साथ लोन पेयर भी होते हैं। इस केस में सबसे पहला कंपाउंड जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वाटर। फॉर्मूला आप जानते हैं H2O। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ने आता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिया, दूसरे हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिया। अब ऑक्सीजन की टर्न है। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड बनाया, और अभी भी दो पेयर ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसी को लोन पेयर के नाम से बुलाते हैं। तो ऑक्सीजन के पास हैं दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, टोटल पेयर्स हैं 4। 4 पेयर के लिए अब हम ज्योमेट्री सोचेंगे। 4 पेयर के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। अब हमें शेप को सोचना है और बॉन्ड एंगल भी सोचना है। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड्स को टेट्राहेड्रली अरेंज किया गया है, जिसमें से 2 पोजीशन लोन पेयर ले लेते हैं और 2 पोजीशन पे बॉन्ड पेयर आ जाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम स्पेक्ट्रोमीटर में कंसिडर करेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर में जहां जहां न्यूक्लियस है हमें वहां वहां डॉट्स मिलते हैं। तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस एक डॉट, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस सेकंड डॉट, वन मोर हाइड्रोजन थर्ड डॉट। जब हम तीनों डॉट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें ये शेप मिलती है। जहां लोन पेयर है वहां कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए इसको हम इस तरह की शेप से दिखाते हैं। इस शेप का मीनिंग है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कम है, लेकिन ऑक्सीजन से दूर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है। सिमिलरली यहां ऑक्सीजन डेंसिटी कम है और यहां ऑक्सीजन डेंसिटी ज्यादा है। इस शेप को बोलते हैं बेंट शेप या फिर वी शेप। ये पार्ट हमें स्पेक्ट्रोमीटर में नजर नहीं आता है। ये पार्ट भी स्पेक्ट्रोमीटर में नजर नहीं आता है। सिर्फ 3 डॉट्स नजर आते हैं और इसीलिए इन 3 डॉट्स को ज्वाइन करने से बेंट या वी शेप बनती है। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, जिसके रिजल्टेंट ये थोड़ा अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ये लोन पेयर भी इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और ये भी अंदर शिफ्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन अब बॉन्ड एंगल पहले से कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब इसी तरह हम सेकंड कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। सेकंड कंपाउंड हमारे पास है H2S। जैसे हमने अभी H2O का स्ट्रक्चर बनाया है, इसी तरह से हम H2S का स्ट्रक्चर बनाएंगे। बस ऑक्सीजन के प्लेस पर सल्फर को प्लेस कर देंगे। अब यहां पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पे लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर। ये दोनों लोन पेयर स्पेक्ट्रोमीटर में नजर नहीं आते हैं। सिर्फ 3 न्यूक्लियस ही नजर आते हैं, जिनको हम ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने से ये शेप मिलती है। तो क्योंकि सल्फर के पास 4 पेयर्स हैं, 4 पेयर के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। इसकी शेप बनती है बेंट शेप या
वी शेप और इसका बॉन्ड एंगल होता है लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब इसी तरह आप थर्ड कंपाउंड का स्ट्रक्चर खुद प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज H2SE। H2SE में सल्फर के प्लेस पर आप सेलेनियम को रख देंगे तो स्ट्रक्चर H2SE का बन जाएगा। फोर्थ स्ट्रक्चर हमारे पास है और इसका नाम होता है अमोनिया। NH3 में नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास 3 हाइड्रोजन आते हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन इनसे कंबाइन करता है और अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेता है। अब नाइट्रोजन की टर्न है। नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा करता है। नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, दूसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर बच गया। नाइट्रोजन के पास है 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल पेयर्स हैं 4। 4 पेयर के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। शेप क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, ये अब हमें पढ़ना है। तो पहले हम चारों पेयर्स को अरेंज करेंगे। चारों पेयर्स टेट्राहेड्रली अरेंज हो गए हैं, जिसमें से एक पोजीशन पर लोन पेयर को रखा गया है, बाकी 3 पोजीशंस पर बॉन्ड पेयर को रखा गया है। अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर में देखें तो ऊपर लोन पेयर की जगह पर कोई न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस 4 हैं जो इस तरह से हमें मिलेंगे। अगर इन चारों न्यूक्लियस को हम ज्वाइन कर लें तो ज्वाइन करने से हमें कुछ इस तरह की शेप मिलती है और इस शेप का नाम होता है पिरामिडल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली इसका बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड है 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन अब बॉन्ड एंगल हो जाता है लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब इसी तरह हमें आगे प्रैक्टिस करनी है फिफ्थ केस, दैट इज PH3, सिक्स्थ केस PCl3, सेवेंथ केस NF3, एट्थ केस SO2, नाइन्थ केस O3, 10th केस NO2 माइनस। हमारे पास है ओजोन O3, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 1 2 3 4 5 6, एक और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये बन गया O2 का मॉलिक्यूल। यहां भी 2 पेयर हैं, यहां भी 2 पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड। अब एक ऑक्सीजन आया, इसने कहा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, मुझे नीड है क्योंकि मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा, तो इस ऑक्सीजन ने उसकी हेल्प कर दी। इसका मतलब अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। दिस इज आल्सो सिग्मा। सेंट्रल वाले ऑक्सीजन की बात करेंगे, ये 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है, 1 लोन पेयर है, टोटल पेयर्स आर 3। 3 पेयर के लिए कौन सी ज्योमेट्री होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। बिल्कुल सही सोचा है आपने। इस ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। शेप कौन सी है अब हमें ये सोचनी है, हमें नहीं पता। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, 1 सेकेंड बॉन्ड थर्ड बॉन्ड, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप ये हो गई। किसी एक जगह पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने हैं, ये बन गए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। और एक जगह ऑक्सीजन है हमारे पास, एक जगह लोन पेयर। इसको स्पेक्ट्रोमीटर में सोचते हैं, ये रहा स्पेक्ट्रोमीटर वाली ड्राइंग। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कहां कहां पे डॉट्स मिलेंगे सोचेंगे। पहला डॉट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट, तीनों डॉट को ज्वाइन कर लिया,
इसको सीधा कर लिया। कौन सी शेप बन रही है बेटा ये? इसे बोलते हैं वी शेप मॉलिक्यूल या फिर इसे बोलते हैं बेंट शेप। अब मुझे बॉन्ड एंगल सोचना है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, रिपेल करने से ये इधर आ जाएगा। ऐसे ही ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो ये इधर आ जाएगा। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? 120। बिल्कुल सही। कुछ बच्चे सोचते हैं कि वी शेप में हमेशा बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री होता है। गलत। बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है ज्योमेट्री कौन सी थी, तो अब हो गया ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से छोटा। O3 की जगह अगर आपको SO2 दिया जाता तो बीच वाले ऑप्शन को हटाकर सल्फर लगा दीजिए, ये बन गया SO2 का स्ट्रक्चर। इसी तरह से जब NO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे लोन पेयर। NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी आपको इसी तरह का मिलेगा। तो NO2 नेगेटिव आयन का नाम होता है नाइट्राइट आयन और इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह का मिलेगा। और जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज 11, ये होता है ClF3। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ज्वाइन करने इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए फ्लोरीन एटम आता है 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सिमिलरली क्लोरीन ने भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब क्लोरीन ने इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया और यस, ये भी एक कंपाउंड होता है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ClF। इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरोफ्लोराइड। लेकिन हमारा क्वेश्चन है ClF3। इसका मतलब एक और फ्लोरीन आप यहाँ पे आया, इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, इससे ले लिया। एक और फ्लोरीन यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 7, इसने भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसका मतलब हुआ इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया। आप पहली बार ऐसे कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं ClF3, क्योंकि 9th-10th की स्टडीज में कहीं भी इस तरह के कंपाउंड्स नहीं आते। अब ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। और आप देख रहे हैं क्लोरीन के पास अभी भी 2 पेयर ऐसे हैं जो बच गए। अगर हम काउंट करते हैं तो इसे बोला जाएगा कि क्लोरीन के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर। टोटल पेयर्स 5 हो जाते हैं। 5 पेयर के लिए हमें ज्योमेट्री सोचनी है, क्या होगा? इट इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब हम शेप की बात करते हैं। शेप क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये सारी बातें समझ रही है, लेकिन यहाँ क्या सीखना है इसको देखें। जो ट्रायंगोनल या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आपको पता है जो ऊपर नीचे जो बॉन्ड्स होते हैं वो लंबे होते हैं और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है। अभी तक हम जितने स्ट्रक्चर सीख रहे थे, जैसे कि हमने टेट्राहेड्रल सीखा था, हमने ट्रायंगुलर प्लेनर सीखा था, हमने लीनियर स्ट्रक्चर सीखा था, ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सभी में बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। लेकिन अब जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं इसमें ये जो बॉन्ड लेंथ होती है इसे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर भी पिरामिड है और इसके नीचे भी पिरामिड है। ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है जो बड़ी होती है। मतलब हुआ बात का कि ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा क्योंकि इसमें चारों तरफ की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है कि मैं दोनों लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे रख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी। इस तरह से मैं एक डॉटेड स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के ऊपर नीचे मैंने फ्लोरीन को रख दिया है और जो ट्राइंगल है उसके कॉर्नर्स पर मैंने फ्लोरीन को रख दिया और जो ट्राइंगल के ऊपर नीचे पोजीशन थी वहां मैंने लोन पे रख दिया। पहली पॉसिबिलिटी मेरे पास ये बनती है। चलो इस पॉसिबिलिटी को नाम दे देते हैं, दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम क्लोरीन को बीच में रख देते हैं, ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया। हम ऐसा भी कर सकते थे
कि दोनों लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन दे देते लाइक दिस, और बाकी जो पोजीशन बच रही है उस पोजीशन पर फ्लोरीन रख देते, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और इस बॉन्ड को भी हम रेड से दिखा देते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है। चलो बाकी कॉर्नर्स को ऐसे मिला देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक को लोन पेयर को इक्वेटोरियल और एक्सियल रख दिया जाए और बाकी बची हुई पोजीशन पर फ्लोरीन रख दिया जाए। क्या सबको ये बात समझ में आई? 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अभी तक पहले हमने ऐसा नहीं देखा कि 3 पॉसिबिलिटीज बने। अब इन 3 पॉसिबिलिटी में से कौन सी पॉसिबिलिटी रियल में एग्जिस्ट करेगी, ये बात हमें समझनी है। तो ऐसा करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा लोन पेयर रिपल्शन। ऊपर वाला लोन पेयर नीचे वाले लोन पेयर के साथ 180 डिग्री के एंगल पर है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर इज नो रिपल्शन। अगर हम इसमें काउंट करें तो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन कितने हैं? ये लोन पेयर एक दूसरे के साथ 120 के एंगल पर है, और हमने पढ़ा है कि 120 पर कोई रिपल्शन नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये भी 0 हो गया। अब अगर यहाँ देखते हैं तो ये 1 रिपल्शन, क्योंकि 90 पर है तो ये तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कर रहा है, दैट्स व्हाई ये शेप नहीं मिलेगी। अब हमें फर्स्ट और सेकंड में से शॉर्टलिस्ट करना है भाई। पहले तो हमने शॉर्टलिस्ट किया था, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसमें से थर्ड को हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, वो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अब हमें सोचना है कि फर्स्ट और सेकंड में से कौन सी शेप हमें मिलेगी, इस बात को अब हम समझेंगे। मैंने आपको बताया था पहले भी, सबसे पहले लोन पेयर रिपल्शन सोचते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो अब हमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को सोचना है। चलो कंसिडर करते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। ध्यान से देखिएगा, ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ एंगल बना रहा है 90, इसके साथ भी एंगल बना रहा है 90, इसके साथ भी एंगल बना रहा है 90। बताओ कितने रिपल्शन हो गए बेटा? 3। इसी तरह से ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ एंगल है 90, इसके साथ एंगल है 90, और इसके साथ भी एंगल है 90। बताइए अब टोटल रिपल्शंस कितने मिल गए बेटा? 6 रिपल्शंस हो गए। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर के साथ 90 के एंगल पर है, तो 3 रिपल्शंस यहाँ पे हुई। इसी तरह से नीचे वाला लोन पेयर भी इन बॉन्ड पेयर के साथ 90 के एंगल पर है, तो 3 रिपल्शन इसके हो गए, टोटल 6 रिपल्शंस हो गए। चलो अब इसमें भी ध्यान देंगे, इसको भी समझेंगे, क्या इसमें भी 6 आ रहे हैं या 8 आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। ये जो लोन पेयर है इसके साथ 90 के एंगल पर है, रिपल्शंस काउंट करना 1 हो गया। इसके साथ भी 90 के एंगल पर है, एक और हो गया। इसके साथ 120 के एंगल पर है, नहीं 120 पर रिपल्शंस नहीं मानते, तो इसका मतलब ये 0 हो गया इसके रिस्पेक्ट में। अब इसी तरह इसको सोचेंगे, ये लोन पेयर इस वाले बॉन्ड पेयर के साथ 90 के एंगल पर है, एक और हो गया। ये लोन पेयर इस वाले बॉन्ड एंगल के साथ 90 पर है, एक और हो गया। बताओ बेटा टोटल रिपल्शंस कितने हो गए? 4। ये इसके साथ और ये इसके साथ रिपल्शन नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? सोचिए, 20 डिग्री है इसलिए ये रिपल्शन नहीं दे पाएगा। हमें लोन पे रिपल्शन काउंट करना है, तो यहाँ पे 4 रिपल्शन है। अब बताइए बेटा सोचकर कि कौन सी शेप को रिजेक्ट करें, जिसमें ज्यादा रिपल्शंस रिजेक्टेड, कम रिपल्शंस सेलेक्टेड। इन तीनों में बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर हमारा ये बनेगा। ऑल्दो इसमें भी रिपल्शन होंगे, लेकिन तीनों में सबसे कम रिपल्शन इसी में होंगे। अब हम इसको स्पेक्ट्रोमीटर में ले जाते हैं। सबको पता है स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता था, यहाँ पे लोन पेयर रखा हुआ है, यहाँ पे लोन पेयर रखा हुआ है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, और यहाँ पे हमारा बीच में क्लोरीन है। स्पेक्ट्रोमीटर थ्योरी के हिसाब से जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जहां जहां न्यूक्लियस होता है वहां पे आप डॉट सोच लेंगे, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा। चलो इस शेप को मिला देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। कौन सा इंग्लिश का अल्फाबेट है बेटे? टी। तो इसीलिए इस शेप का नाम होता है टी शेप या टी शेप्ड मॉलिक्यूल, या समटाइम्स बस टी शेप ही बोल देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टी शेप का जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ ClF3 है। अब इतना पार्ट तो स्पेक्ट्रोमीटर में नजर ही नहीं आएगा। समझाया था मैंने इस बात को पहले भी कि आपको ऐसी शेप देनी है, ये भी पार्ट नजर नहीं आएगा।
अब क्या होगा इसको देखिए, ये जो लोन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। फिर से सुनते हैं इस बात को, ये हमारे पास और ये दोनों एक दूसरे पे 90 के एंगल पर है। इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर दिया, यानी इसे यहाँ भेज दिया। अब फ्लोरीन इस जगह नजर नहीं आता बेटा, ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं थी, पोजीशन ऐसी हो जाती है, यानी कि जो एंगल 90 का मिलना चाहिए था अब वो ज्यादा हो चुका है। लेकिन इसको तो हम बॉन्ड एंगल नहीं कहते ना, बॉन्ड एंगल होता है बॉन्ड्स के बीच का एंगल। यहाँ तो कोई बॉन्ड ही नहीं है ना, यहाँ तो कोई एटम ही नहीं है, तो बॉन्ड एंगल हम इसको बोलते हैं। बताओ ये जो बॉन्ड एंगल है 90 से कम हो गया या ज्यादा हो गया? सर कम हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बॉन्ड एंगल लगभग 88 डिग्री का हो जाता है, 90 से छोटा हो जाता है। अब ये लोन पेयर भी यही काम करेगा, इस बॉन्ड पेयर को सीधा था इसे थोड़ा सा टिल्ट कर देगा, तो जो हमें शेप मिलती है वो ऐसी होनी चाहिए थी, बट ऐसी नहीं होती, ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है और यहाँ पे भी थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन आनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी अंदर की तरफ झुक जाती है। तो बॉन्ड एंगल मिलना चाहिए था 90, लेकिन उससे छोटा सा कम हो जाता है। ये भी मिलना चाहिए था 90, इसलिए ये बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है। तो ये हमारे पास टी शेप आई और इस बॉन्ड एंगल को हम बोलेंगे दैट इज लेस देन 90 डिग्री। अब BrF3 में क्या करना है, जो काम ClF3 कर रहा था वही काम BrF3 करेगा। ClF3 क्या काम कर रहा था, एक फ्लोरीन यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। हमने ऐसे बनाया था अभी स्ट्रक्चर, इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे दिखा देते हैं और अब इसे Br बना देते हैं, ये Br बन गया। तो क्या BrF3 का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा टिल्ट होना चाहिए, ये भी स्ट्रेट लाइन से थोड़ा अंदर की तरफ टिल्ट होना चाहिए। चलिए लिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। 13th हमारे पास होता है HCF2। अब देखो ये क्वेश्चन तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गया कि सर जिनॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, जिनॉन के पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इनर्ट गैस है। सो ऐसी क्या नीड हो गई कि इसे इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करना पड़ गया या किसी को देना पड़ गया। ये सारी बातें 12th क्लास के पी ब्लॉक में आप पढ़ेंगे और वहां पे आपको बताया जाएगा कि जो जिनॉन होता है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना लेता है जब हम बहुत हाई वोल्टेज से देते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन नीडी है, उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिनॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7, एक और फ्लोरीन है, उसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने दे दिया। अब बात करते हैं इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसे किसी से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इसका मतलब जिनॉन ने एक इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, एक और इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, और कितने पेयर बचे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, यानी 3 पेयर्स बचे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास है 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर एंड टोटल पेयर्स हम कितने बोलेंगे 5। अब मुझे बताओ कि इन 5 पेयर के लिए ज्योमेट्री मैंने क्या सिखाई है आपको। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बोल सकते हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोल सकते हो, और शेप क्या है हमें नहीं पता, बॉन्ड एंगल क्या है ये भी नहीं पता। अब मैं इस शेप को डायरेक्ट बना देता हूँ या आपको पहले समझा देता हूँ कि मैंने कैसे इस शेप को सोचा है और किस तरह से डिसाइड किया गया। चलो रफ में जल्दी में सीखते हैं। जिनॉन ने 1 2 3 4 5 है, इसके पास देखिए कितने लोन पेयर्स थे, इसके पास हैं 3 लोन पेयर्स। तो पहली पॉसिबिलिटी बनती है कि ये तीनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख देता है, यहाँ भी फ्लोरीन है और यहाँ भी फ्लोरीन है। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये दोनों लोन पेयर को रखता है एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे, यहाँ भी फ्लोरीन है और यहाँ भी फ्लोरीन है। इसी तरह से तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये 2 को रखता है इक्वेटोरियल पे, एक को रखता है एक्सियल पे, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। सबसे पहले बात करते हैं लोन पेयर रिपल्शन की। तो सोचिए ये लोन पेयर इसके साथ 120, ये इसके साथ 120, ये इसके साथ 120, 0 रिपल्शन आ रहे हैं। लोन पेयर रिपल्शंस, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 120, कितने हो गए रिपल्शन यहाँ पर 2 रिपल्शंस हो गए, क्योंकि 90 वाला तो काउंट ही नहीं होगा। लोन पेयर रिपल्शन हम काउंट कर रहे हैं बेटा, ये इसके साथ 90 है और इसके साथ 90 है और इनके बीच में 120 है। बताइए यहाँ पे कितने हो गए 2, क्योंकि इसमें ज्यादा रिपल्शन, दैट्स व्हाई रिजेक्टेड, सिलेक्टेड।
यही शेप हमारे पास एक्चुअल शेप होगी। तो इस एक्चुअल शेप को बनाते हैं ज़ेनॉन। ऊपर नीचे की एक्सल पोजीशंस है, ये इक्वेटोरियल पोजीशंस है। इक्वेटोरियल पोजीशंस में हमने लोन पेयर रख लिया है, जो हमें स्पेक्ट्रोमीटर में नजर नहीं आएगा, सिर्फ हमें फ्लोरीन ही नजर आएंगे। अब हमें इसको डॉटेड दिखाएंगे बेटा। मुझे बताइए शेप कौन सी लग रही है आपको? लीनियर। और बॉन्ड एंगल हो जाता है 180 डिग्री, क्योंकि बॉन्ड तो हम इन दोनों के बीच का बॉन्ड मानेंगे, दैट इज 180 डिग्री। अब मैं लिस्ट बना रहा हूँ बेटा, इसमें से फिर हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। केस नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं, ये होता है XCF4, 15 होता है XCF6, 16 होता है XCO3, 17 होता है XCOF4, 18 हमारे पास होता है SF4, 19 होता है ClO3 माइनस, 20 होता है HClO3, 21 होता है ClO2 माइनस, 22 होता है HClO2, 23 होता है ClO माइनस, 24 होता है HClO। तो 25 हम लेते हैं, दैट इज BrF5। तो हम 26 ले लेते हैं, 3 माइनस SO3, 2 माइनस H2SO3। तो इस तरह से टोटल 60 केसेस बन गए जो हमें डिस्कस कर रहे हैं। मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया SF4, मुझे इसकी शेप बनानी है। तो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके पास आते हैं फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो इसने 2 फ्लोरीन के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग करी है, इसे कहते हैं 1-to-1 बॉन्डिंग। तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो, मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग बॉन्ड। और बाकी 2 फ्लोरीन थे भाई, इन्हें इसने कोऑर्डिनेट कर दिया, लाइक हमने इनकी हेल्प कर दी, बदले में इनसे कुछ नहीं लिया। तो सल्फर के पास हो गया 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल पेयर्स आर 5। ट्राइंग बाय पिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री हो गई। शेप मुझे नहीं पता, बॉन्ड एंगल मुझे नहीं पता, पॉसिबिलिटीज आप घर पे अपने आप डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट आपको फाइनल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि क्या होगा इसमें। ये सल्फर है, इसके 5 बॉन्ड्स मुझे दिखाने हैं, ये रहे 5 बॉन्ड्स। अब मुझे एक लोन पेयर है, उस एक लोन पेयर को इस तरह से रखना है सो दैट कम से कम रिपल्शन हो। तो मैंने इस लोन पेयर को यहाँ रख दिया जिससे कम से कम रिपल्शन होगा। यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है। अब कुछ बच्चे मुझे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि इससे जो है आप ऊपर रख देते यहाँ पे एक्सेल पे, बाकी जगह पे आप फ्लोरीन रख देते, वो ज्यादा बेटर रहता। तो आप इसे घर पे सोचना कि मैंने ऐसा ही क्यों किया, मैंने इसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही क्यों रखा, मैंने एक्सेल पे क्यों नहीं रखा। आपको अपने आप इस बात का आंसर मिल जाएगा। तो भाई ये हमारी शेप बन जाती है, इतना पार्ट स्पेक्ट्रोमीटर में नजर नहीं आएगा, सिर्फ ये शेप नजर आ रही है। चलो तो इस शेप को सोचते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर में जो जो डॉट्स मिल रहे हैं, सल्फर की जगह एक डॉट मिल रहा है, फ्लोरीन के प्लेस पे एक डॉट मिल रहा है, यहाँ भी एक डॉट मिल रहा है, यहाँ भी एक डॉट मिल रहा है, यहाँ भी एक डॉट मिल रहा है। लेकिन यहाँ कोई डॉट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं होता। अब जहां जहां न्यूक्लियस था सिर्फ वहीं डॉट मिले, इनको आप ऐसा करो, इनको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद आप इन्हें ऐसा करो, इसे सीधा कर दो। दिस इज सी सॉ। ऐसे झूले टाइप स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और इनके नाम भी ये झूले टाइप ही रखे गए हैं। आप इसमें कोई और नाम नहीं बोल सकते, अपनी तरफ से कोई और नाम मत बोल देना। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर ये तो पाई बन रहा है, तो पाई जो होता है वो एक्चुअली में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप उसे जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं, और जल्दबाजी में जब लिखते हो तो आपको यही शेप पाई भी लगती है, लेकिन पाई ये नहीं होता। पाई ये
इस तरह से बन पाई जो होता है इसको घुमाया जाता है, नीचे की जो इसकी होते हैं लेग्स इसको घुमा के लिखा जाता है। जैसे हम कहते हैं न्यू बनाओ, तो न्यू का राइट तरीका ये होता है, बट कुछ बच्चे न्यू ऐसे बना देते हैं, बट ये न्यू नहीं है, न्यू का राइट तरीका ऐसे लिखा जाता है। तो फिलहाल इसे पाई शेप नहीं बोलना है, आपको इसे सीसॉ बोलना है। चलो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, ये रह गया बेटा। बॉन्ड एंगल सोचिए, ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करके ऐसा कर देगा, यानी 90 से छोटा कर देगा, 86 डिग्री के अराउंड या 88 डिग्री के अराउंड ये पहुंच जाएगा। इसको एग्जैक्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है कि 88 हो गया या 87 हो गया, बस आपको बोलना है कि लेस देन 90 हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं बॉन्ड एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। लेट्स से मैंने लिया है BRF3 हो चुका है, BRF5। तो ब्रोमीन के पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक फ्लोरीन आ गया बेटा, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। एंड यस, BRF भी एक कंपाउंड होता है। आगे पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ाया जाएगा और उसमें ये बात बताई जाएगी कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब भी दो हैलोजन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं इस फैमिली को बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। लेकिन ये टॉपिक हमारे आगे पी ब्लॉक का है, अभी पी ब्लॉक नहीं चल रहा है, अभी तो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें जस्ट जानना होगा कि BRF एक कंपाउंड है। हटा देते हैं। अब बाकी देखो कितने फ्लोरीन आ गए, एक फ्लोरीन कह रहा है प्लीज मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, दूसरा भी कह रहा है इलेक्ट्रॉन दे दो, तीसरा भी कह रहा है इलेक्ट्रॉन दे दो, चौथा भी कह रहा है इलेक्ट्रॉन दे दो। एक बच्चा है उसके पास पूरा पेंसिल बॉक्स पाउच है अपना पेन्स का, और पेन्स का पाउच लेकर वो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाता है, और उसके 4 फ्रेंड्स हैं जो घर से पेन लाने नहीं देते। तो क्या करेगा वो बच्चा, अपना अपना जो एक्स्ट्रा पेन है उसको दे देगा कि चलो भाई दे लो और अपना ये पेपर दे दो, अगली बार घर से अपनी स्टेशनरी लेकर। ब्रोमीन ने भी ये कर दिया, ब्रोमीन ने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इन सबको कोऑर्डिनेट कर दिया। तो इस तरह से टोटल हमारे पास बॉन्ड पेयर 5 हो गए, बॉन्ड पेयर 1 हो गया, 6 हो गया। 6 के लिए मुझे ज्योमेट्री बताएंगे सोचकर, शेप मैं बताऊंगा, बॉन्ड बताऊंगा। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप बना लेता हूँ, अलग अलग वेरिएशंस आप घर पे खुद सोचेंगे। यहाँ पे ब्रोमीन है 1 2 3 4 5 6, और जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है जब ये अपने लोन पेयर को इस तरह से यहाँ रखेगा, किसी और पोजीशन में रखेगा तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, यही पोजीशन इसके लिए बेस्ट होती है। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ भी आ गया फ्लोरीन। हम डॉटेड बना देते हैं इसको, ये हिस्सा डॉटेड है, इसको मैंने दिखा दिया कि देखिए एक स्क्वायर है, नीचे वाली पोजीशन पे लोन पेयर आ चुका है। उस लोन पेयर को मैं ऐसा करता हूँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ऐसे दिखा देता हूँ। अब मैं स्पेक्ट्रोमीटर में सोचता हूँ क्या क्या नजर आएगा मुझे, एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, पांचवा डॉट, एंड ऊपर एक छोटा डॉट। इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन इनको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, और इसको ऐसे मिला देते हैं। इसे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर के ऊपर हमने पिरामिड बना दिया है, इसलिए इसे बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। अब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। ये सभी बॉन्ड एंगल 90 के होने चाहिए थे। दिस इज लेस देन 90 डिग्री। इतने पार्ट को हटा देते हैं, समझाने वाला पार्ट था, और इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं जिससे आपको याद रहे कि ये शेप है जो हमें याद रखना है एग्जाम के लिए। तो हमारे पास एक आयन है, मैंने रैंडम सिलेक्शन करता हूँ, आयन का नाम मैंने लिया ClO3। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या होने वाला है, इस लॉजिक को समझते हैं। एक ऑक्सीजन आ गया, उसके पास है 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा ही नहीं हुआ ना, तो इसने बाहर से भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। वो बाहर कौन है जो ऐसे इलेक्ट्रॉन बांट रहा है, उससे हम क्यों नहीं ले पा रहे? वो है पोटेशियम। जैसे कि पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तभी तो बना था K+, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और उसी इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे इससे ग्रीन डॉट से दिखा रहे हैं। तो ये हो गया भी एक ClO की बात हमने कर ली, इसका ऑक्टेट ऐसे पूरा कर दिया। अब देखते हैं बाकी जो है ऑक्सीजन, वो भी तो इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं। देखिए इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक और ऑक्सीजन आ गया 1 2 3 4 5 6, इसने भी कहा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्लोरीन ने कहा ओके।
यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, ऊपर एक लोन पेयर रह गया। ऑक्सीजन को ऐसे दिखा देते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये है बॉन्ड पेयर, ये भी है बॉन्ड पेयर, ये भी है बॉन्ड पेयर। तो अब मेरे पास हो चुके हैं बेटा 3 बॉन्ड पेयर, और ये मैं बोलूंगा 1 लोन पेयर। टोटल पेयर्स आर 4। 4 पेयर के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? यस, टेट्राहेड्रल। शेप मुझे नहीं पता, बॉन्ड एंगल भी मुझे नहीं पता, बस ज्योमेट्री पता है। चलो ज्योमेट्री बना लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, क्लोरीन को बीच में रखते हैं, 1 2 3 4। एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और इस ऑक्सीजन ने बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रखा है। मैंने ऑक्सीजन ब्लू से दिखाया, तो यहाँ भी ब्लू से ही दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव। एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर है। लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ऐसा दिखा देते। मैंने पहले ही बताया था, जब हम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं इसे ऐसे दिखाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में जनरली बुक्स ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो नहीं करती। वो कहती है कि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उसको ऐसे दिखा दिया जाता है, इसको भी ऐसे दिखा दिया जाता है। ये शेप अब हमें सोचनी है कौन सी होगी। चलो डॉट्स गिनते हैं बेटा। एक डॉट क्लोरीन का, एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का, 3 डॉट्स है। तीनों डॉट्स को ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। इसको बेस से ज्वाइन कर दो बेटा। इस शेप का नाम होता है राउंड। बॉन्ड एंगल सोच लें। चलो भाई सोचिए। अब आप कहेंगे सर ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा? मेरा क्वेश्चन होगा यहाँ पे तो बॉन्ड ही नहीं है ना, तो बॉन्ड एंगल क्यों होगा? आपका सोचने का तरीका ही गलत हुआ। यहाँ पे तो बॉन्ड ही नहीं है, तो बॉन्ड एंगल कहाँ पे सोचा जाएगा? फिर यहाँ सोचा जाएगा। इस जगह की बात हो रही है। तो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन इस बार ये बॉन्ड एंगल लेस देन हो जाएगा, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसको बॉक्स में डाल दीजिए। ये शेप बन गई आपकी, स्ट्रक्चर बन गया पूरा, जो आपको एग्जाम में दिखाने वाला है। जैसे मैंने अभी क्लोरेट आयन बनाया, ये होता है क्लोरेट आयन C, लोन पेयर, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इसके साथ जुड़ गया K पॉजिटिव, पोटेशियम क्लोरेट, है ना। 9th-10th में हमने वर्ड तो सुना था, ये कंपाउंड भी पढ़ा था, लेकिन 9th-10th में टीचर्स ने हमें ये नहीं बताया इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बताने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन अब आपके सिलेबस का पार्ट है और आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। चलो इसको और थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। पोटेशियम ने कह दिया कि भाई मैं नहीं दे रहा अपना इलेक्ट्रॉन, ये इससे दूर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। एक हाइड्रोजन आया, उसने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। अब ये बने, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं HClO3। इसका नाम हो जाता है, इस पहले इसका नाम सुनते हैं, इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड। और इसी से एक हमने पढ़ा था ClO4 नेगेटिव, इसका नाम होता है परक्लोरिक आयन। याद रखिएगा इस बात को, दिस इज परक्लोरिक आयन, ये होता है परक्लोरिक एसिड। तो इसका नाम होता है क्लोरिक एसिड, दिस इज क्लोरिक एसिड। और जो अभी हमने सीखा है इसका नाम हो जाता है क्लोरेट आयन। NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये बनता है बेटा, N डबल बॉन्ड O, N सिंगल बॉन्ड O। ऐसा करते हैं, इस डबल बॉन्ड को पहले नीचे दिखा देते हैं लाइक दिस। यहाँ पे है नेगेटिव और यहाँ पे आते हैं लोन पेयर। ये जो ज्योमेट्री होती है, इस ज्योमेट्री को बोलते हैं हम ट्रायंगुलर प्लेनर। इस शेप का नाम होता है बेंट शेप। बॉन्ड एंगल की वैल्यू हो जाती है लेस देन 120 डिग्री। ये NO2 नेगेटिव होता है। अब मुझे अगर HNO2 बनाना है तो उसका तरीका क्या होता है? N डबल बॉन्ड O, लोन पेयर। ये जो O नेगेटिव है, इंस्टेड ऑफ O नेगेटिव हमें यहाँ लिखना होगा OH। याद रखिएगा HNO2 का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है, शेप बिल्कुल सेम है,
बॉन्ड एंगल वाली बात भी बिल्कुल सही। ClF4 माइनस, चलिए सीखते हैं बेटा ये क्या होते हैं। पहले इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ClF3 जब F नेगेटिव के साथ जुड़ता है तो इन्हें बोलते हैं ClF4 नेगेटिव, इन्हें बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। आगे आप पढ़ेंगे मुझसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके अंदर ये टॉपिक आएगा इंटर हैलोजन कंपाउंड। जब हैलाइड आयन के साथ जुड़ जाता है तो जो कैटेगरी बनती है, इस तरह की कैटेगरी को बोलते हैं पॉली हैलाइड आयन। पॉली हैलाइड का मतलब बहुत सारे, हैलाइड मतलब हैलोजन, आयन मतलब नेगेटिव चार्ज। बहुत सारे हैलोजन मिलकर जब अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो उसे बोलते हैं पॉली हैलाइड आयन। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ClF4 नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन। इसके पास लोन पेयर है और इसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर स्पेक्ट्रोमीटर में नजर नहीं आएगा, सिर्फ इतनी सी बात नजर आएगी, इसको हम डॉटेड वे में दिखा रहे हैं लाइक दिस। ये जो ज्योमेट्री होती है इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये जो शेप बनती है इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। और ये जो बॉन्ड एंगल आता है ये होता है 90 डिग्री। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो अब इस क्वेश्चन का भी मीनिंग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे पूछा गया है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, ClF4 नेगेटिव इज आइसोस्ट्रक्चरल टू डैश। ClF4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर किसके आइसो यानी कि सेम लग रहा है, इसका स्ट्रक्चर किसके सेम है, किसके साथ सेम बैठ रहा है। This structure is isostructural to XCF4 I3 minus। फिर से देखते हैं कौन सी कैटेगरी में I2 एंड I नेगेटिव जुड़कर बन जाते हैं I3 माइनस। इसे बोलते हैं पॉलीहैलाइड आयन। जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था वही फिर से बन गया है। जब भी इंटर हैलोजन या डाई हैलोजन, दोनों को ये परमिशन होती है, इंटर हैलोजन या डाई हैलोजन जुड़ता है हैलाइड आयन के साथ तो बनता है पॉलीहैलाइड आयन। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, आयोडीन, एक और आयोडीन, एक और आयोडीन, यहाँ पे है लोन पेयर, यहाँ पे है लोन पेयर, यहाँ पे है लोन पेयर। इस लोन पेयर को स्पेक्ट्रोमीटर में इस तरह से दिखाया जाएगा और इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज होगा लाइक दिस। तो जैसे हमने ClF4 नेगेटिव को ऐसे दिखाया है, स्क्वायर ब्रैकेट में नेगेटिव डाल के लिखेंगे, इसी तरह से I3 को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में नेगेटिव डाल के लिखेंगे। इसकी ज्योमेट्री, शेप एंड बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं। ज्योमेट्री इसकी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप इसकी होती है लीनियर और बॉन्ड एंगल इसका होता है 180 डिग्री। इतना काम आपको एग्जाम में करना होगा जब आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन अब मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा था इस जैसा ही कंप्लीट क्वेश्चन इस पे आया है। क्वेश्चन क्या है, विच कंपाउंड ऑफ xenon is isostructural to I3 नेगेटिव। ये आंसर सही है XCF2 1 2 3 4 5 6 7 8। xenon को किसी भी फ्लोरीन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है क्योंकि उसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे कोऑर्डिनेट किया, इसे भी कोऑर्डिनेट किया, इसे भी कोऑर्डिनेट किया, इसे भी कोऑर्डिनेट किया, सेम यहाँ भी कोऑर्डिनेट है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट। इसके पास हो जाते हैं अब 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल पेयर्स आर 7। जब टोटल पेयर 7 हो जाएंगे तो इन 7 पेयर के लिए अब हम ज्योमेट्री सोचेंगे। ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाइपिरामिड। दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिड। अब हम शेप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास xenon है बीच में, 1 1 2 3 4 5 6 7। हमें इलेक्ट्रॉन पेयर रखना है और साथ ही साथ
6 बॉन्ड पेयर रखने हैं। तो यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है फ्लोरीन और यहाँ पे है लोन पेयर। सेम यहाँ पे भी है फ्लोरीन। आप देख रहे हैं इतना पार्ट स्पेक्ट्रोमीटर में नजर नहीं आएगा। पहले हम डॉटेड बना रहे हैं कि पेंटागन नजर आए कि पेंटागन कौन सा है और उसके ऊपर 2 पिरामिड कौन सा है। ये पेंटागन है, लेकिन इतना पार्ट स्पेक्ट्रोमीटर में नहीं दिखेगा। तो इसे हम बबल फॉर्म में ऐसे दिखा देंगे कि ये पार्ट तो नजर नहीं आएगा। अब जो पार्ट नजर आएगा सिर्फ उसको देखो। एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर एक नीचे। 5 न्यूक्लियस प्लेन में है तो इनके मिलने से हमेशा स्क्वायर बनता है। स्क्वायर के ऊपर पिरामिड होता है, स्क्वायर के नीचे पिरामिड होता है और इस शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। लेकिन क्या ये शेप आपको एग्जैक्ट और ऑक्टाहेड्रल जैसी लग रही है बेटा? नहीं, एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल तो बड़ा अच्छा सा शेप बनती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये शेप तो हमें एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं लग रही। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑक्टाहेड्रल के बॉन्ड्स को हमने डिस्टर्ब कर दिया और इसीलिए इस वर्ड का नाम पे एक नया वर्ड इंक्लूड हो गया, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है जब ऑक्टाहेड्रल शेप डिस्टर्ब हो जाती है, उसके सभी बॉन्ड एंगल्स को हमने चेंज कर दिया है, तो इसको बोल रहे हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो कितना होना चाहिए? आपको बताइए, बॉन्ड एंगल मिलना चाहिए 72, लेकिन अब हो जाएगा लेस देन 72 बिटवीन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। इसी तरह से अगर हम कहते हैं ये बॉन्ड एंगल मिलना चाहिए 90, ये बॉन्ड एंगल मिलना चाहिए 90, लेकिन अब हो जाएगा हमारे पास लेस देन 90 बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में लेस देन 90 मिल जाएगा। अब ऊपर वाला भी हल्का सा टिल्ट होके ऐसा हो गया, नीचे वाला भी हल्का सा टिल्ट होके ऐसा हो गया। ये बॉन्ड एंगल पूरा मिलना चाहिए 180। अब क्या लिखूं फिर मैं इसे? ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसलिए छोटा बन गया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं SO3 2 नेगेटिव। मैंने आपको रोज बोल रहा हूँ इस बात के लिए, इन सब आयन के नाम भी याद रखिए। इसे बोलते हैं हम सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। और जो H2SO3 होता है इसे बोलते हैं हम सल्फ्यूरस एसिड। दो अलग अलग चीजें होती हैं, सल्फाइड आयन एंड सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अब आगे समझेंगे। SO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर में डायरेक्ट बना रहा हूँ। 1 2 3 4। ऑक्सीजन ने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव, इसने भी बाहर से लिया नेगेटिव। यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे है लोन पेयर। ज्योमेट्री आप जानते हैं, दिस इज टेट्राहेड्रल। शेप आप जानते हैं, दिस इज पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? दैट इज लेस देन, टेट्राहेड्रल में कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब H2SO3 बनाना है। 1 2 3 4। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव। नेगेटिव के वैलेंसी को या नेगेटिव चार्ज को दूर कर दिया हाइड्रोजन ने, यहाँ भी हाइड्रोजन। सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल बिल्कुल सेम होगा। जो HCOF4 का मैंने आपको नाम बताया, दिस इज ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है और नीचे की साइड पर एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर को हम इस तरह से दिखा देते हैं, ये पार्ट हमें नजर नहीं आएगा। अब मुझे बताइए ये कौन सी शेप आपको लग रही है? स्क्वायर पिरामिडल। वाइल अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, बाउंड की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। एंड बॉन्ड एंगल आप जानती है, नीचे वाला लोन पेयर इन सबको ऊपर की तरफ क्या करेगा? पुश कर देगा और इसीलिए ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस आयन। और अगर हम HClO बना देते हैं तो इसे बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन 1 2 3 4, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन से 2,
ऑक्सीजन साइड में है, यहाँ पे हमारे पास है लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। ये होता है बेटा ClO नेगेटिव। अब इन लोन पेयर को मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को आप किस तरह से दिखाएंगे, हमने इन्हें ऐसे दिखा दी। शेप बताइए बेटा, कौन सी शेप नजर आ रही है आपको? एक लाइन में है, दिख रहा है आपको? दिस इज लीनियर, यस। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल बैटरी, इसके पास 3 लोन पेयर है एंड 1 बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे OH बना देंगे आप, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, दिस सेम तरीका। ज्योमेट्री शेप, बॉन्ड एंगल के लिए 2 बॉन्ड होने जरूरी है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल हम नहीं बताएंगे। और अगर पूछा जाएगा तो लीनियर शेप है तो 180 बोल सकते हैं। दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से 180 की डिस्टेंस। इसी के साथ VSEPR थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। पिछली वीडियो में हमने केस नंबर 1 स्टडी करा जिसमें हमने 30 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, और इस वीडियो में भी हमने 30 कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करा। आप इन 60 कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बनाकर इन्हें प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।